यस, नॉन सीरियल शेड्यूल्स मतलब ऐसे शेड्यूल्स होंगे जो नॉन सीरियल रहेंगे, हम उनमें कोई बेसिक से रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे, कोई हम लॉज इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। वो जो प्रॉब्लम्स हमने देखी थी कॉन्ग्रुएंसी की, 4 जो प्रॉब्लम्स देखी थी वो हमको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, सीरियलाइजेबल में हमारी अप्रोच क्या थी, हम नॉन सीरियल को सीरियल की तरह बना देंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे हमारी अप्रोच ये नहीं है नॉन सीरियल शेड्यूल्स में। यहाँ पे हम कुछ बेसिक से लॉज, कुछ बेसिक से रूल्स को सस्टेन करेंगे, फॉलो करेंगे, ताकि नॉन सीरियल शेड्यूल्स उन प्रॉब्लम को फेस ना करें। सिंपल, राइट। तो दोनों में डिफरेंस दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने भी शेड्यूल्स के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, सब चीज़ें एक जैसी नहीं लगनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो अब नॉन सीरियल शेड्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। एक है आपका रिकवरेबल शेड्यूल, एक है आपके पास स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ठीक है, इसके नाम पे मत जाओ, यहाँ पे दोनों के दोनों शेड्यूल्स के ना एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। यस, ऐसे शेड्यूल्स होंगे जिसको हम रिकवर कर सकते हैं किसी भी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉब्लम से, क्योंकि नॉन सीरियल शेड्यूल है, कॉन्ग्रुएंसी तो होगी ही होगी। एक टाइम पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे अपने ऑपरेशंस को, राइट। रिकवर कर सकते हैं। अब रिकवर करने के लिए ना मैंने कुछ कंडीशन लगा दी, ठीक है। उनको रिकवर करने के लिए या उन पे कोई प्रॉब्लम ना आए, हमने कुछ कंडीशन लगा दी। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी फर्स्ट डर्टी रीड प्रॉब्लम, है ना। डर्टी रीड प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, इफ़ यू रिमेंबर, दो ट्रांजैक्शंस थे T1 एंड T3, T2 ले लीजिए कोई सा ट्रांजैक्शन। हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने किसी पर्टिकुलर कंटेंट को रीड किया, राइट, उसको फिर राइट करा, और दूसरे ट्रांजैक्शन ने उसको वापस से उस वैल्यू को रीड कर लिया, ठीक है, और कमिट करके चलता बना, है ना। इस तरीके का कुछ हमारा डर्टी रीड प्रॉब्लम थी, जो मैंने चीटिंग से रिलेट करी थी कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ने दूसरे की कॉपी में से चीट किया और अपनी कॉपी दे दी। उसने इंतजार नहीं किया कि जिसकी कॉपी में से चीट करना था वो तो अपनी कॉपी दे, क्योंकि आगे जाके चांसेस हैं कि दूसरा ट्रांजैक्शन, जिस भी ट्रांजैक्शन में से वैल्यू रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, क्या पता वो फेल हो जाए और वो अपने सारे एक्शंस को रोल बैक कर दे, है ना। तो हमने जिसमें से रीड करी है वैल्यू, बफर का कंटेंट जिस ट्रांजैक्शन में से रीड करी है वो ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे रीड करने का क्या मतलब है ना। तो रिकवरेबल शेड्यूल जो है वो उस डर्टी रीड प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। किस तरीके से सोल्यूशन है, मैंने एक रूल बना दिया, अ शेड्यूल इन विच transaction commit only after all transaction whose changes they have read commit, ठीक है। ऐसा शेड्यूल जिसमें ट्रांजैक्शंस कमिट तभी हो सकते हैं जब तक वो जिस भी ट्रांजैक्शंस में से अपने वैल्यूज को रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं वो कमिट नहीं हो जाते, तब तक ये कमिट नहीं हो सकते, ठीक है। सिंपल रिकवरेबल शेड्यूल्स कौन से शेड्यूल्स होते हैं, ऐसे शेड्यूल्स होते हैं जो अपने ट्रांजैक्शन को तभी कमिट कर सकते हैं जब तक वो जिस भी ट्रांजैक्शन में से रीड या राइट ऑपरेशन नहीं लगा रहे वो कमिट नहीं हो जाते। लेट्स सपोज देखो इसमें ये रीड ऑपरेशन है, ठीक है, ये रीड ऑपरेशन है, इसने x को रीड करा। अब x को रीड करा किस में से, T1 में से। मेरे पास आज राइटिंग नहीं है तो ऐसे ही समझेंगे, इसको नहीं समझ आया तो बता देना, राइट। इसने क्या किया, x को रीड किया T1 के राइट ऑपरेशन पर, फाइन। तो हमने रिकवरेबल शेड्यूल में बोल दिया कि ये जो शेड्यूल है T2 जो शेड्यूल T2 जो ट्रांजैक्शन है ये कमिट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस इसने जहां से वैल्यू रीड या राइट करी है वो कमिट नहीं हो जाता, सिंपल, ठीक है। जो चीटिंग कर रहा है, मान लीजिए T2 सेकंड ट्रांजैक्शन चीटिंग कर रहा है, तो जहां से वो चीटिंग कर रहा होगा, लेट सपोज T1, तो पहले वो कमिट होगा, उसी के बाद में दूसरा ट्रांजैक्शन जो चीटिंग कर रहा था लाइक रीड वैल्यू वो कमिट होगा, राइट। सिंपल सा रूल है, ट्रांजैक्शन कमिट ओनली आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन हुज चेंजेस दे हैव रेड। ये ट्रांजैक्शन तभी कमिट हो सकता है जब जिसमें से इसने वैल्यू को जिसने से इस राइट वैल्यू को रीड किया है वो कमिट नहीं हो जाता। पहले
T1 कमिट होगा फिर ही आपका ये ट्रांजैक्शन कमिट हो सकता है। ठीक है, अभी चांसेस है मान लीजिए ये जो ट्रांजैक्शन है राइट ऑपरेशन ही किसी और ट्रांजैक्शन की वैल्यूज को रीड करके बैठा हुआ है, तो पहले वो पहले वाला ट्रांजैक्शन कमिट होगा फिर ये ट्रांजैक्शन कमिट होगा। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर फिनोमेना, इस पर्टिकुलर रूल को कोई शेड्यूल फॉलो करता है, दो शेड्यूल्स आर कंसिडर्ड एज रिकवरेबल शेड्यूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डर्टी रीड प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इंतजार करवा रहे हैं जब तक वो कमिट नहीं करेगा। ठीक है, कमिट कब तक नहीं करेगा? जब तक जिसकी वैल्यू में से उसने वैल्यूज रीड करी है वो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं कर देता। सिंपल, राइट? यस, किसी को कोई समझ नहीं आया है, वापस बताना है तो बोलो। लास्ट टाइप का शेड्यूल है अपने पास स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ठीक है, लास्ट शेड्यूल है हमारे पास स्ट्रिक्ट शेड्यूल। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, नॉन सीरियलाइजेबल का टाइप है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सीरियलाइजेबल में आता है। नहीं, सीरियलाइजेबल में सिर्फ दो ही आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू। राइट, सीरियलाइजेबल यानी कि नॉन सीरियल को सीरियल बनाना। ये एक नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं, अपने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं और अपने शेड्यूल को कंसिस्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो रिकवरेबल ने भी अपने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया, अपने शेड्यूल को कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश करी। ऐसे ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल के भी अपने दो रूल्स हैं अपने शेड्यूल को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है? वंस अ ट्रांजैक्शन रीड्स अ वैल्यू। ठीक है, जैसे ही किसी ट्रांजैक्शन ने किसी वैल्यू को रीड करा, जैसे ही किसी ट्रांजैक्शन ने किसी वैल्यू को रीड करा, then before it commits or aborts, no other transaction are allowed to write the value. strict यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट टीचर की तरह, बिल्कुल हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इन रूल्स को कोई ट्रांजैक्शन अब वॉयलेट नहीं कर सकता। तो पहला रूल मैंने ये बना दिया एज एन स्ट्रिक्ट शेड्यूल में कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन किसी डेटा आइटम को रीड करने लग जाता है, कोई भी डेटा आइटम्स, कोई भी दूसरे ट्रांजैक्शंस उस डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन नहीं लगा सकते। कब तक? जब तक वो कमिट या अबॉर्ट नहीं हो जाता, वो ट्रांजैक्शन कमिट या अबॉर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। टाइम भले ही लगेगा, लंबे लंबे शेड्यूल्स होंगे, लेकिन हमारा कंसिस्टेंसी हमारी प्रायोरिटी है, हमको अपना आउटपुट देखना है मेजरली। तो हमने एक और टाइप देख लिया, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ठीक है, अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं, अलग अलग प्रोसेसिंग में अलग अलग तरीके के शेड्यूल यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल ही सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ही सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। अलग अलग हर एक शेड्यूल के अपने अपने प्रो हैं एंड कॉन्स हैं। फाइन, तो हमने फर्स्ट रूल क्या बता दिया स्ट्रिक्ट शेड्यूल में? स्ट्रिक्ट है इसलिए हमने बोला कि जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी वैल्यू को रीड करने लग जाएगा, दूसरे ट्रांजैक्शंस के पास परमिशन नहीं होंगी कि उस पर्टिकुलर डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये तो हो गया पहला रूल। कब तक? जब तक वो ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो जाता या फिर कंप्लीट नहीं हो जाता, कमिट या अबॉर्ट नहीं हो जाता। राइट, दूसरा रूल, once a transaction writes a value, then before it commits or abort, no other transaction are allowed to read or write the value। ठीक है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन रीड करने लग जाता है किसी डेटा आइटम पे, तो दूसरे ट्रांजैक्शन उस पर राइट नहीं कर सकते। दूसरा रूल, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन राइट करने लग जाता है डेटा आइटम पे, किसी भी डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाता है, तो जब तक वो ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो जाता या कंप्लीट नहीं हो जाता, दूसरे ट्रांजैक्शन ना ही उस वैल्यू को रीड कर पाएंगे और ना ही वैल्यू पे राइट ऑपरेशन लगा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वंस अ ट्रांजैक्शन रीड्स अ वैल्यू, नो अदर ट्रांजैक्शन आर अलाउड टू राइट द वैल्यू। अगर एक डेटा आइटम पे मान लीजिए ए पर तुम रीड ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है, ए पर तुम क्या लगा रहे हो, एक ट्रांजैक्शन में रीड ऑपरेशन लगा दिया, तो दूसरे ट्रांजैक्शन इस पे राइट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रीड ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। T2 ट्रांजैक्शन इस पे रीड ऑपरेशन बिल्कुल परफॉर्म कर सकता है। रीड ऑपरेशन में स्ट्रिक्ट शेड्यूल ने कोई मैंडेटरी रूल नहीं लगाया। एक ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है तो राइट नहीं कर पाएगा, दूसरा ट्रांजैक्शन रीड कर सकता है। लेकिन दूसरा रूल जो है वो राइट ऑपरेशन के लिए है कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन उस पर राइट ऑपरेशन लगा रहा है, आज पेन नहीं है मेरे पास, राइट, अगर कोई ट्रांजैक्शन उस पर राइट ऑपरेशन लगा रहा है तो दूसरे ट्रांजैक्शन
ना ही उसको रीड कर सकते हैं और ना ही उस पर राइट ऑपरेशन लगा सकते हैं। सिंपल, ठीक है। स्ट्रिक्ट यानी कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल, जिसको फॉलो करके कोई भी नॉन सीरियल शेड्यूल कंसिस्टेंट बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, हमने सिंपल बोला, एक रूल, रीड हो रहा है तो सिर्फ रीड हो रहा है तो दूसरे ट्रांजैक्शन उस पर राइट नहीं लगा सकते, रीड भले ही कर सकते हैं किसी भी डेटा आइटम को। दूसरा रूल, अगर कोई डेटा आइटम राइट हो रहा है तो कोई भी दूसरे ट्रांजैक्शन उस पर ना ही राइट लगा पाएंगे, और जब तक वो कमिट नहीं हो जाता, अवॉर्ड नहीं हो जाता, ना ही रीड ना ही राइट, कुछ भी नहीं कर सकते बेसिकली। फाइन, ठीक है। तो दिस वाज योर स्ट्रिक्ट शेड्यूल। इसमें किसी को कोई सी, आपका डेटाबेस है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, ये हमने प्रीवियस ईयर में समझा था डिटेल में। अभी वापस है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो किस तरीके से क्या होता है ये मैं आपको वापस बता दूंगी जब हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी आगे का पार्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना। डेटाबेसेस में बहुत तरीके की फेलियर्स मिलेंगे आपको। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा ना, ट्रांजैक्शंस इज कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ लिया, उसके रिकवरी एसिड प्रॉपर्टीज देख ली, कॉन्करेंसी क्या होती है ये देख ली, फिर कॉन्करेंसी में वन फेज प्रोटोकॉल, टू फेज प्रोटोकॉल वो पढ़ लिया। उसके बाद अपन शेड्यूल्स पर आ गए। शेड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, सीरियल एंड नॉन सीरियल। नॉन सीरियल, सीरियल क्या हो गए, फिर नॉन सीरियल के वेरियस बेसिक टाइप, सीरियलाइजेबिलिटी और नॉन सीरियलाइजेबिलिटी, ये सब अपन ने ट्रांजैक्शन की कहानी पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर अपन डेटाबेस की फेलियर्स की पे आते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से फेलियर्स आपका डेटाबेस फेस करता है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, और किस तरीके से आप इन फेलियर्स को बचा सकते हो, ठीक है। रिकवरी मतलब बचाना, है ना। तो हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से फेलियर्स क्रिएट हो सकते हैं डेटाबेस में हमारे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने इन फेलियर्स को बचा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट रिकवरी टेक्निक्स। फाइन, तो व्हाट देख लेते हैं। सबसे पहले, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ससेप्टेबल टू अ नंबर ऑफ फेलियर्स। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ फेलियर्स, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस है, यहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करके रख रहे हो, जितना ज़्यादा डेटा स्टोर करके रखोगे उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेस को सेफ करके रखें, उसके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखें, है ना। तो उसी तरीके के आपके फेलियर्स आपके सामने आएंगे। तो 3 तरीके के फेलियर्स आपके सामने आ सकते हैं। नंबर 1 इज सॉफ्ट फेलियर, हार्ड फेलियर एंड नेटवर्क फेलियर। हार्ड फेलियर एंड नेटवर्क फेलियर, इजी, ठीक है। यहीं पे क्लास में ही समझ लेंगे, उसको सुन लेंगे ढंग से तो क्लास में ही याद हो जाएगा, उसको वापस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सॉफ्ट फेलियर, हार्ड फेलियर एंड नेटवर्क फेलियर, 3 तरीके के फेलियर्स हैं। अब बाय इट्स नेम तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सॉफ्ट फेलियर क्या होगा, हार्ड फेलियर क्या होगा और नेटवर्क फेलियर क्या होगा, है ना। तो देखो, सिंपल सी टर्म है सॉफ्ट फेलियर। सॉफ्ट फेलियर मतलब ऐसे फेलियर्स जो सिस्टम के क्रैश होने की वजह से क्रिएट हुए हैं, राइट। सिस्टम में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन वॉलेटाइल मेमोरी क्रिएट हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया, कोई अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने पढ़े होंगे, 3 तरीके के होते हैं, राइट। हमने ओएस आप पढ़ रहे हो, राइट। तो हमने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कोई फेलियर क्रिएट हो गया, कोई फाइल में एरर आ गया, कोई फाइल खुल नहीं रही है, मेमोरी के कंटेंट में किसी तरीके का फेलियर क्रिएट हो गया, मेमोरी आपकी क्रैश हो गई, डैमेज हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई फेलियर, के ट्रांजैक्शन के मिड में कोई हमारी मेमोरी क्रैश हो गई, या ट्रांजैक्शन के मिड में बफर मेमोरी क्रैश हो गई, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दोज फेलियर जो एक वॉलेटाइल कंटेंट पे, वॉलेटाइल मेमोरी पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसको फेल हो रहे हैं, तो वो सारे की सारी कैटेगरी किस में फॉल हो जाती है, हमारे सॉफ्ट फेलियर, ठीक है। is a type of failure that causes the loss in volatile memory of the computer and not in the persistent storage, permanent storage में नहीं, volatile जो temporary storage है, जो temporary memory है, उसमें कोई भी तरीके का failure create होना, उसमें कोई भी तरीके का loss create होना, वो हमारे आ जाती है soft failure, software, basically soft को हम software बोल सकते हैं,
fine. Here the information stored can be in buffers, cache, register, main memory. ये सब की सब क्या हो सकती हैं, lost हो सकती हैं. तो अगर आपके बफर में, केच मेमोरी में, रजिस्टर्स में, मेन मेमोरी में कोई कंटेंट लॉस हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो सारा का सारा फेलियर कौन से किस तरीके का है, सॉफ्ट फेलियर है. ठीक है. इट्स इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो ये भी हमारे सॉफ्ट फेलियर में आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. मेन मेमोरी क्रैश हो जाती है तो ये अगेन सॉफ्ट में आता है. ट्रांजैक्शन फेलियर्स हो जाते हैं, अबॉर्ट हो जाना या किसी भी तरीके का फेल क्रिएट होना, वो भी आपके सॉफ्ट फेलियर में आ गया. सिस्टम जनरेटेड एरर लाइक इंटीजर ओवरफ्लो, डिवाइड बाय जीरो एरर. सिस्टम के थ्रू जो जनरेट होते हैं कि नंबर्स, एरर 505, एरर 101, ये जो भी एरर्स हैं सिस्टम जो जनरेट कर रहा है वो भी सॉफ्ट फेलियर्स में आते हैं. फेलियर ऑफ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अगर वो अनबिहेव मिसबिहेव कर रहा है तो वो आपके सॉफ्ट फेलियर में आ गया. और पावर फेलियर आपका वापस से सॉफ्ट फेलियर में आ सकता है. ठीक है. तो दिस इज योर सॉफ्ट फेलियर्स. नेक्स्ट इज, अच्छा हमारा टाइम हो गया क्या, नहीं 10:30 तक है ना, हाँ. यस. नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलियर है हमारे पास हार्ड फेलियर. ठीक है. अब तुम खुद ही से बता सकते हो दूसरा फेलियर हार्ड फेलियर, इसका मतलब हार्ड डिस्क से रिलेटेड होगा. जो आपके जो भी हार्डवेयर जो भी कनेक्टेड हैं आपके कंप्यूटर्स में, डिस्क हो गई, एक्सटर्नल मीडिया हो गई, कोई आपके इनपुट आउटपुट फेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, अगर वो फेल हो रहे हैं, वो अपनी प्रोसेसिंग में फेल हो रहे हैं, तो दोज टाइप ऑफ फेलियर्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड फेलियर्स. ठीक है. A type of failure that causes loss of data in persistent or non volatile storage like disk. डिस्क में किसी भी तरीका, एक्सटर्नल हार्डवेयर में किसी भी तरीके का फेलियर क्रिएट हो रहा है, मेमोरी उसकी जा रही है, स्टोरेज कैपेसिटी लॉस्ट हो गई, कुछ भी तरीके का फेलियर, तो वो हमारे आते हैं हार्ड फेलियर्स के अंदर. ठीक है. पावर फेलियर एक ऐसी चीज़ है, पावर फेलियर आपके सॉफ्ट में भी आएगी और हार्ड में भी आएगी. क्यों? क्योंकि हार्डवेयर में भी हार्डवेयर में भी अगर फेलियर होता है तो पावर फेल हो सकता है. सॉफ्ट में भी अगर फेलियर, सॉफ्टवेयर में भी प्रोग्राम फेल क्रिएट होता है तो वो भी एक पावर फेलियर को लीड कर सकता है. राइट. फॉल्ट इन मीडिया, किसी भी मीडिया फाइल में फॉल्ट आ गई, वो हमारी हार्डवेयर फेलियर हो सकता है. कि मान लीजिए हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव पे हम कंटेंट को लेके आए हैं और वो वायरस की वजह से या किसी भी अनवांटेड वॉर्म की वजह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं चल रहा, वो एक टाइप का हार्डवेयर फेलियर हो गया. रीड राइट माल फंक्शन, आप किसी पर्टिकुलर फाइल को रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, हमने कोई लॉक लगा दिया किसी पर्टिकुलर फाइल पर, वो सारे के सारे माल फंक्शंस आपके हार्ड फेलियर में आते हैं. करप्शन, डिस्क का कोई भी डेटा, हार्ड डिस्क में आपने कोई भी डेटा स्टोर करा हुआ है और वो डेटा करप्ट हो गया, अगेन दैट कम्स अंडर हार्ड फेलियर. लास्ट, रीड राइट हेड क्रैश ऑफ डिस्क, कोई भी आपके डिस्क में कोई भी कंटेंट है वो क्रैश हो जाता है, आपका कंटेंट पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है, उसका बैकअप नहीं होता, ये सारे के सारे हमारे हार्ट फेलियर्स में आ गए. राइट. दिस इज ईजी. आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी. सिंपल हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे डेटाबेस में वो हार्ड फेलियर में फॉल करती हैं. सॉफ्ट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी डेटाबेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो सॉफ्ट फेलियर्स में आती हैं. नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क फेलियर. नेटवर्क फेलियर क्या है? नेटवर्क फेलियर्स आर प्रिलिवेंट, जो भी, क्योंकि देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आपके सब जो भी अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं. राइट. तो जब नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे तो सबके सब एक नेटवर्क, पूरे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हमने पढ़े थे, अलग अलग तरीके के होते हैं, लैन वैन मैन, अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं. तो जब लैन वैन मैन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, राउटर काम नहीं कर रहा, नेटवर्क का कंजेशन, ट्रैफिक हो गई, कोई पर्टिकुलर सिस्टम में फेल हो गया, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी फेलियर्स क्रिएट होंगे दैट कम्स अंडर नेटवर्क फेलियर. ठीक है. कोई भी एरर अगर आ रहा है नेटवर्क से रिलेटेड, साइट साइट फेलियर हो गया, जैसे कोई पर्टिकुलर साइट फेल हो चुकी है,
इंफॉर्मेशन करप्ट हो गई आपके ट्रांसफ़र के टाइम पे, जब नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, एक डेटा दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे सेंड किया जा रहा है, तो ट्रांसफ़र के टाइम पे इंफॉर्मेशन करप्ट हो गई, दैट कम्स अंडर नेटवर्क फेलियर। नेटवर्क का ट्रैफिक हो गया, आप किसी वेबसाइट को लोड ही नहीं कर पा रहे, दैट कम्स अंडर नेटवर्क फेलियर। कम्युनिकेशन का जो लिंक हमने स्टैब्लिश्ड किया था दो मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, वो हमारा फेल हो जाता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर नेटवर्क फेलियर। नेटवर्क की पार्टिशनिंग करने में कोई लोड आ रहा है, लाइक लैन वैन मैन, इसकी पार्टिशनिंग में कोई लोड आ रहा है, दैट अगेंस्ट कम अंडर नेटवर्क फेलियर। ओके, यस, किसी को इन सब में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस कंप्लीट्स टाइप्स ऑफ फेलियर्स